नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार श्रीवास्तव का स्वागत करते हैं। आइए, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, मानव नेत्र और मानव नेत्र के बारे में आज हम लोग बखूबी जानेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से मानव नेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मानव नेत्र हमारे शरीर का सबसे ही महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना हम रंग बिरंगी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए, मानव नेत्र क्या होता है, ये कैमरे की भांति व्यवहार करता है और इसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसमें दोस्तों आपको पहला पार्ट है नेत्र गोलक। पहले हम लोग इसमें नेत्र गोलक के बारे में अध्ययन करेंगे कि नेत्र गोलक क्या होता है। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि श्वेत पटल क्या होता है। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि कर्निया क्या होता है। इसके बाद परतारिका क्या होता है, कहाँ होता है, इसका कार्य क्या होता है। इसके बाद पुतली के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेत्र लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊपर का जितना ये सब देख रहे हैं दोस्तों, ये ऊपरी परत है आँख का। आँख को 3 परत में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक आँख का बाहरी परत के बारे में, एक मध्य भाग होता है और एक भीतर का जो भाग होता है, पार्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग जो नेत्र का मध्य भाग होता है वो चालू हो गया, नेत्र लेंस। इसके बाद हम लोग सिलियरी बॉडी और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पश्चमाभी पेशियाँ भी हम लोग कहा करते हैं। इसके बाद जलीय द्रव क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद रक्तक पटल क्या होता है, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद रेटिना, इसके बाद हम लोग शंकु एवं क्षण कोशिका जो रेटिना में पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद कचाप द्रव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसके बाद रेटिना में ही 2 पॉइंट होते हैं, स्पॉट पाए जाते हैं, पित्त बिंदु एवं अंध बिंदु, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। इसके बाद दृष्टि पेशियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसका भी महत्वपूर्ण कार्य हमारे आँख में है। इसके बाद पलक, चूँकि जब सारा चीज़ पढ़ लेंगे तो पलक हमारा लास्ट है जो ऊपरी सतह, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक पॉइंट पर, जितना पॉइंट आपको लिखा गया है, एक एक पॉइंट पर हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। और आज आपको इतना अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से बताया जाएगा कि आज के बाद आपको आँख बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आँख से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं आपको दी जाएगी और कभी भी आपको आँख से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे छूटता नहीं है। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला नेत्र गोलक, जैसा कि आपको पहला बताया गया कि नेत्र गोलक क्या होता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं फिगर में नेत्र गोलक जो होता है, इसको आई बॉल के नाम से भी जानते हैं। नेत्र गोलक का मतलब दोस्तों कि हमारी जो आँख होती है वो गेंद के समान गोल होती है, उसी को हम लोग नेत्र गोलक के नाम से जानते हैं। और इसका चूँकि जो वस्तु गोलाकार होती है उसका व्यास भी हुआ करता है। तो आप इसके व्यास के बारे में यदि चर्चा करते हैं, यानी हमारा नेत्र गोलक है, नेत्र इसका जो व्यास होता है वो 2.3 होता है दोस्तों, सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेत्र गोलक क्या होता है, हमने बताया आपको। नेत्र गोलक जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी आँखों को यदि बाहर निकालते हैं तो ये टोटल गेंद के समान गोल होंगी और इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर दोस्तों। तो यही आपका होता है नेत्र गोलक। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि नेत्र गोलक के बाद कौन सा पार्ट है। नेत्र गोलक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद ये हमारी आँख की रचना है, इसी में हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन चीज़ कहाँ होता है दोस्तों। आपको अगला पॉइंट है, इसका भाग है श्वेत पटल। इसको सिलेरा बोलते हैं, इसको दृढ़ पटल के नाम से भी जानते हैं। अब ये सिलेरा जो पार्ट होता है दोस्तों, ये आँख का सबसे ऊपरी परत होता है। अभी आपको नेत्र गोलक बताया गया, जो आप देख रहे हैं पार्ट, जो आँख का सबसे ऊपरी परत है, इसी को बोलते हैं सिलेरा। ये जितना भी आप उजला वाला पार्ट देख रहे हैं, आँख का ऊपरी भाग, या हमारे आँख में आप देख रहे होंगे व्हाइट जो दिख रहा होगा, उसी को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक जाना चाहेंगे। और बैक में आप देखेंगे, हमने जैसा बताया कि हमारा नेत्र लेंस गोल होता है और इसका जितना भी ऊपरी सतह है ये सब आपको व्हाइट होता है और दृढ़ होता है, इसलिए इसे श्वेत पटल के नाम से जानते हैं या दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्योंकि यह गेंद के समान है। हम जानते हैं कि बॉल यदि हम लेते हैं, बॉल का ऊपरी भाग यदि पीला कलर का होता है तो पीला गेंद कहलाएगा, लाल कलर का होगा तो लाल गेंद कहलाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे आँख का जो सबसे बाहरी परत होता है, सबसे ऊपर वाला परत, वो व्हाइट कलर का होता है, उसी को हम लोग श्वेत पटल के नाम से जानते हैं या दृढ़ पटल, चूँकि यह दृढ़ भी होता है तो इसे दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं दोस्तों।
और श्वेत पटल जो होता है, जैसा कि हम आँख पढ़ते हैं, ये आँख का फिगर हो गया दोस्तों, और इसी में ये जो वाइट इधर होता है चारों तरफ हमारे आँखों में आप देख रहे होंगे, ये कभी कभी इसको हम लोग मसल देते हैं, हाथों से मसल देते हैं, या किसी कारणवश जब यह लाल हो जाता है, रेड हो जाता है लाल, तो इसको बोलते हैं कंजक्टिवा नामक रोग हो जाता है। कंजक्टिवा, इसको कंजक्टिवा बोलते हैं। इसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि आँख आना, आँख आना इसको बोलते हैं। यानी जब इसे हम लोग मसल देते हैं, हमारे सफ़ेद वाले भाग को जो आप देख रहे हैं, दृष्टि पटल वाला जो सफ़ेद भाग है, इसको जब हाथों से हम लोग मसल देते हैं तो यह क्या होता है कि हमारा जो श्वेत पटल होता है वो पूरा लाल हो जाता है, और उसी को बोलते हैं कंजक्टिवा रोग हो जाता है, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में आँख आना भी कहते हैं। तो आगे अब चलते हैं, श्वेत पटल के बारे में हम लोग समझ लिए श्वेत पटल क्या होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आँख का अगला भाग क्या होता है। तो आँख का अगला भाग कर्निया होता है दोस्तों। कर्निया का मतलब कि आँख का जो सबसे सामने वाला भाग होता है, ये जो उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्निया। आपको कई बार एग्जाम में यदि पूछ देता है कि हमारे आँख के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कर्निया के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह कर्निया कहलाता है। और इसको अच्छा से और समझने के लिए हम थोड़ा सा और बैक जाना चाहते हैं। बैक में जैसा कि आपको नेत्र गोलक बताया गया था, इसमें हम लोग समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर, जैसे मोबाइल के ऊपर आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं या कॉपी किताब के ऊपर प्लास्टिक का जो लेप चढ़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से इसके जो काला वाला भाग आप जो देख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ऊपर में जस्ट इसके लेप चढ़ा रहता है और यह उभरा होता है, यह स्वच्छ होता है। हमारे आँख का मात्र एक ही अंग है कर्निया, जिसमें रक्त की मात्रा नहीं पाई जाती है, और यह आँख का सबसे उभरा हुआ परत होता है, सबसे उठा हुआ सतह होता है। इसी को हम लोग कर्निया के नाम से जानते हैं। तो अब कर्निया का कार्य क्या है, कर्निया क्या होता है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे एग्जाम में आपको पूछा करता है कि मानव नेत्र से जब नेत्रदान हम लोग करते हैं, और नेत्रदान जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नेत्रदान महादान होता है, नेत्रदान हम सभी को करना चाहिए। तो नेत्रदान करते समय ये कर्निया वाले भाग को ही निकाला जाता है दोस्तों, क्योंकि आँख का सबसे बाहरी परत है, सबसे स्वच्छ होता है, इसे स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो नेत्र प्रदान करते समय नेत्र प्रदाता की आँख से दोस्तों कर्निया ही निकाला जाता है। आइए अब अगला पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ये होता है परितारिका। ठीक है दोस्तों, तो परितारिका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए, ये आपका जो देख रहे हैं, ये वाला भाग तो कर्निया वाला था जो उभरा हुआ था। इसके ठीक पीछे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं परितारिका। ये कर्निया के पीछे होता है परितारिका। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो काला वाला भाग जो आपको दिख रहा है दोस्तों, यही होता है परितारिका। ठीक है दोस्तों, यही आपका परितारिका होता है। तो परितारिका का कार्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि परितारिका क्या होता है। हमारे आँख का जो काला वाला पार्ट देख रहे हैं, यही दोस्तों होता है परितारिका। ठीक है, और इसी के ऊपर जो लेप चढ़ा रहता है, उसी को कर्निया बोलते थे, कर्निया बोलेंगे उसको। और ये आपका काला वाला भाग परितारिका होता है। तो आपको परितारिका में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। परितारिका हमारे आँख का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पहला इसका कार्य है परितारिका का कि परितारिका हमारे आँखों पर पड़ने वाले प्रकाश को कंट्रोल करता है। यानी जब हम तीव्र प्रकाश में जाते हैं तो हमारी जो परितारिका होती है सिकुड़ जाती है, यह यूं ही सिकुड़ जाती है। और जब अंधेरे में जाते हैं तो ये धीरे धीरे फैलती है। यही कारण है कि हम लोग तीव्र प्रकाश में जाते हैं तो ये जल्दी से सिकुड़ जाती है, हमको अनुभव नहीं हो पाता है। लेकिन जब प्रकाश से हम अंधेरे में जाते हैं तो ये धीरे धीरे, जब सिकुड़ करके फैलना होता है तो ये धीरे धीरे दोस्तों फैलता है, इसको समय लगता है। इसीलिए जब अंधेरे में जाते हैं तो कुछ समय के लिए हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। जब कुछ समय तक हम लोग खड़ा रहते हैं या नॉर्मल पोजीशन पर रहते हैं, जब धीरे धीरे हमारा परितारिका जब सिकुड़ी हुई होती है, धीरे धीरे जब वो अपने पहले वाली स्थिति पर आती है, तब जाकर धीरे धीरे हमको सारा चीज़ दिखने लगता है।
तो इसको सिकुड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में सिकुड़ जाती है, लेकिन इसको फैलने में धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगता है। तो परितारिका का पहला काम है हमारे आँख पर पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना दोस्तों। यह हमारे आँख पर पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। और यह क्या होता है, तीव्र प्रकाश में, यदि प्रकाश तीव्र होगा, तीव्र प्रकाश में यह क्या होता है कि सिकुड़ जाता है। और अंधेरे की बात करें तो अंधेरे में यह स्वतः फैल जाता है, अंधेरे में यह फैल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा कि परितारिका कहाँ पर होता है। ये जो हम देख रहे हैं परितारिका है, जो काला वाला पार्ट आप देख रहे हैं, और ये हमारे प्रकाश को कंट्रोल करता है, हमारे आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश को। और ये परितारिका का और क्या काम है दोस्तों, तो परितारिका का पहला कार्य है, ठीक है। यदि कार्य के बारे में बात किया जाए तो परितारिका का पहला कार्य, जैसा कि हमने बता दिया कि परितारिका हमारे आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश को कंट्रोल करता है। और दूसरा कार्य है कि परितारिका के रंग द्वारा ही हम अपने आँखों के रंग का निर्धारण करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका जो परितारिका है, जो काला वाला पार्ट देख रहे हैं, जनरली परितारिका का 3 कलर होता है। एक होता है आपको ब्लैक, ब्लैक कलर जनरली ज़्यादा लोगों में पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद आपको ब्राउन कलर का भी होता है, कुछ लोगों में परितारिका ब्राउन होती है और कुछ लोगों की परितारिका जो है ब्लू होती है दोस्तों, ठीक है। तो परितारिका का रंग जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, और परितारिका का जैसा रंग होता है तो हम लोग बोलते हैं कि आँख का वैसा रंग है, ठीक है। जिसके परितारिका का रंग ब्लैक होगा, और जनरली ब्लैक होता है तो उसका आँख का रंग ब्लैक होगा। यदि जिसके परितारिका का रंग आपको ब्राउन होगा तो उसको ब्राउन आँख बोलते हैं। इसके बाद जिसके परितारिका का रंग आपको ब्लू होगा तो उसको हम लोग ब्लू कलर का आई बोलते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं। और एक बात और है परितारिका से संबंधित, कि जब भी हमारी जांच होती है या हमारा जो जांच पड़ताल किया जाता है, जैसे आधार कार्ड वगैरह बनता है, तो इसमें परितारिका का ही स्कैनिंग किया जाता है इंफ्रारेड मतलब तरंगों द्वारा। तो इसमें क्या चीज़ होता है, पहचान के लिए या तो थंब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद क्या होता है कि आइरिस, जो हमारा परितारिका है आइरिस, इसका आपको पहचान के लिए लिया जाता है। इससे बेटर माना जाता है आइरिस को। और इससे भी बेटर हमारा होता है डीएनए द्वारा, और हम अच्छे ढंग से पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति है, कहाँ का है, कैसा है। तो ये 3 प्रकार से हम लोगों का जो है होता है पहचान, थंब से, आइरिस से या डीएनए से। तो इसमें जब हमारे आँखों में जब इंफ्रारेड तरंगों से स्कैनिंग किया जाता है तो वह किसका किया जाता है दोस्तों, तो इसी आपको परितारिका का किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो परितारिका का कार्य आपने बखूबी समझ लिया होगा। और आपको हम कलर दिखाना चाहते हैं कि परितारिका का रंग कैसा होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारी देवी जी हैं मिसेज ऐश्वर्या राय जी हैं, इनके आप देख रहे हैं आँखों को, बहुत ही सुंदर आँख है इनका। और इनके आँख को देख लें, इनका आँख देखिए आपका ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। और बड़ी बात यह है कि ये महारानी जी नेत्रदान भी कर चुकी हैं। और नेत्रदान जैसा कि हमने पहले बताया कि महादान होता है। अब ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू कलर का, यही परितारिका है। और इसी परितारिका के रंग से ही हम लोग अपने आँखों के रंग का निर्धारण करते हैं दोस्तों। तो यही आपको परितारिका वाला पार्ट है। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। परितारिका के बाद क्या पाया जाता है दोस्तों, तो पुतली, ठीक है दोस्तों। अब पुतली क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको परितारिका कहते हैं। लेकिन आप इन दोनों के बीच में जो गैपिंग देख रहे हैं, गैपिंग, इतना जो गैपिंग होता है यही छोटा सा छिद्र होता है। और इसी छिद्र के माध्यम से प्रकाश हमारे आँखों में प्रवेश करती है दोस्तों। सबसे पहले तो प्रकाश कर्निया पर पड़ती है। ये वाला पार्ट आपको बताया गया कर्निया होता है, और कर्निया के पीछे परितारिका होता है, ठीक है। परितारिका के ऊपर ही लेप चढ़ा रहता है कर्निया का। तो जब प्रकाश इसमें एंट्री करती है तो पहले आपको कर्निया पर पड़ती है। इसके बाद ये क्या होता है, प्रकाश आपको प्यूपिल जो देख रहे हैं पुतली के माध्यम से ही हमारे नेत्र लेंस पर आपतित होता है, नेत्र लेंस पर पड़ता है। तो पुतली को हम दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा हम बैक जाना चाहेंगे, जो आपको अभी फिगर दिखाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये आप जो देख रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये तो परितारिका होता है दोस्तों। और परितारिका के बीच में आप छोटा सा छिद्र जो देख रहे हैं,
इसी छिद्र से प्रकाश हमारे आँखों के अंदर प्रवेश करती है दोस्तों। तो इसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और पुतली जब ये आपको परितारिका हमारा सिकुड़ता है तो पुतली भी सिकुड़ जाती है, और जब परितारिका फैलता है तो पुतली भी हमारी फैल जाती है। तो ये जो पुतली जो कंट्रोल होती है वो परितारिका के माध्यम से ही कंट्रोल होती है। तो इसी प्रकार से जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारा परितारिका फैल जाती है, जिससे पुतली भी फैल जाता है। और जब तीव्र प्रकाश में जाते हैं तो परितारिका सिकुड़ जाती है तो पुतली भी हमारी सिकुड़ जाती है दोस्तों। तो आपने समझ गया होगा कि पुतली क्या होता है। पुतली जो होता है परितारिका के जस्ट बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिससे प्रकाश एंट्री करती है और जा कर के नेत्र लेंस पर पड़ती है, इसी को बोलते हैं पुतली। तो अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कि पुतली के बाद कौन सा पार्ट है। तो पुतली के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों तो ये आई लेंस आ जाता है। आई लेंस क्या होता है दोस्तों, तो यह किसी क्रिस्टल का बना हुआ नहीं होता है दोस्तों। यह एक मतलब मांसपेशियों से बना होता है, बहुत सारे झिल्लियों से मिलकर बना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस जो होता है हमारे आँख में यह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, यह उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस होता है। और यह जो होता है पुतली के ठीक पीछे होता है, यानी सबसे ऊपर कर्निया आपका हो गया जो उभरा हुआ सतह था, इसके ठीक नीचे आपको हो गया परितारिका। परितारिका के बीच में छोटा सा छिद्र हो गया, ये हो गया पुतली। अब पुतली के ठीक पीछे जो होता है यह हमारा नेत्र लेंस होता है। और नेत्र लेंस से ही जब प्रकाश एंट्री करती है तब हमारी आंखों में दोस्तों प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, तो नेत्र लेंस के बारे में आप लोग, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या होता है। अब ये सिलियरी मांसपेशियां क्या होती हैं, आप यहाँ नाम देख रहे हैं सिलियरी बॉडीज एंड मसल्स, यानी सिलियरी मांसपेशियों को हम लोग पछमाभी भी बोलते हैं, पछमाभी मांसपेशियां। ठीक है दोस्तों, तो ये पछमाभी मांसपेशियां क्या होती हैं, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा नेत्र लेंस है, यह नेत्र लेंस टीका होता है तो इन्हीं मांसपेशियों पर टीका होता है दोस्तों। यानी यह नेत्र लेंस जो होता है यह कंट्रोल होता है तो इसी सिलियरी बॉडी सिलियरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। जब हम इसमें दो प्रकार की स्थिति आती है, या तो लेंस पतला हो सकता है और या तो लेंस मोटा हो सकता है। तो मोटा पतला होने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जब लेंस पतला होता है तो कब होता है, और जब लेंस मोटा होगा तो कब होगा। चूँकि कंट्रोल करने का काम जो आप देख रहे हैं नेत्र लेंस को, ये आपको सिलियरी मांसपेशियां करती हैं, सिलियरी बॉडी जिसको बोलते हैं, पछमाभी पेशियां। और नेत्र लेंस जब सिकुड़ता है और फैलता है, ये नेत्र लेंस को सिकुड़ाने फैलाने का काम करती हैं। तो जब नेत्र लेंस सिकुड़ता है तो ये पोजीशन आपको इधर जाएगा और ये वाला पोजीशन थोड़ा सा इधर आएगा, इस तरह से फैलाव होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा नेत्र लेंस जो होता है दोस्तों शिथिल होता है। यानी नेत्र जब दूर की वस्तुओं को देखेंगे तो नेत्र लेंस क्या होगा, पतला होगा। अब पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। यानी फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो ये नेत्र लेंस क्या होता है, सिकुड़ता है, क्योंकि मांसपेशियां जो है इसको प्रेस करती हैं सिलियरी बॉडी। तो जब प्रेस करती हैं तो ये पोजीशन जब इधर भागता है तो हम जानते हैं कि लेंस का पतला और मोटा होने से क्या अंतर होता है। तो लेंस जैसे हमारा दोस्तों ये पतला है तो इसकी फोकस दूरी इतना है, लेकिन जब हमारा नेत्र लेंस जब ये पछमाभी पेशियां इसको प्रेस करती हैं तो हमारा नेत्र लेंस इस तरह से मोटा हो जाता है। तो अब बताइए इसकी फोकस दूरी आपको इतनी ही हो जाती है, यानी फोकस दूरी कम हो जाती है। इसलिए लेंस के मोटा होने पर क्या होती है, फोकस दूरी घट जाती है, आपको फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ तक समझा कि ये पछमाभी सिलियरी मांसपेशियों का काम क्या है, तो नेत्र लेंस को कंट्रोल करना। इसी को बोलते हैं समंजन। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, समंजन बोलते हैं या समंजन क्षमता बोलते हैं। समंजन क्षमता क्या होता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आँख का, हमारी जो आँख होती है जब किसी वस्तु को देखती है, दूर की वस्तु को, तो हमारा नेत्र लेंस जो होता है ये पतला हो जाता है। यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ये प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। लेकिन जब नज़दीक की वस्तु को जब हम देखते हैं तो ये
जब हम नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो ये आपका जो पश्चमाभी पेशियाँ होती हैं नेत्र लेंस को क्या करती हैं, प्रेस करती हैं। तो जब नेत्र लेंस को प्रेस करती हैं तब ये नेत्र लेंस फैलता है, मतलब सिकुड़ता है, तो ये हमारा फोकस दूरी कम हो जाता है, तब हम किसी नज़दीक स्थित वस्तु को देख पाते हैं। इसी कारण से कहा जाता है, लोग कहते हैं घर वाले कि नज़दीक से आप बैठ करके टीवी न देखें, या आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप दूर बैठते हैं, यानी आप स्क्रीन से दूर रहते हैं, ताकि हम दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा आंख नॉर्मल पोजीशन पर रहेगा। लेकिन जैसे ही नज़दीक की वस्तु को देखेंगे, नज़दीक होकर देखेंगे, तो मांसपेशियां हमेशा तनाव में रहेंगी, क्योंकि मांसपेशियां हमेशा नेत्र लेंस को प्रेस की होंगी। तो इसके कारण क्या होता है कि हमेशा तनाव में रहने का हमारे आंखों में दर्द हो जाता है, हमारे सिर में दर्द होने लगता है। इसी कारण से नज़दीक न देखने की सलाह दी जाती है दोस्तों। तो आपने समझ गया कि नेत्र लेंस किसके कारण टिका होता है और किससे कंट्रोल होता है। तो आपको सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा कंट्रोल होता है। इसके बाद नेत्र लेंस पतला कब होगा, तो जब हम दूर की वस्तु को देखेंगे तब ये पश्चमाभी पेशियाँ इसको खींचेगा ऊपर की तरफ, तो ये नेत्र लेंस हमारा पतला होगा। लेकिन जब नज़दीक की वस्तु को देखेंगे तो नेत्र लेंस ये जो सिलेरी मांसपेशियाँ क्या करेंगी, नेत्र लेंस को पुश करेंगी, प्रेस करेंगी, जिसके कारण हमारा नेत्र लेंस सिकुड़ेगा तो ये पोजीशन इधर उधर भागेगा, जिसके चलते आपको फोकस दूरी घट जाती है। तो दोस्तों, जैसे कैमरा होता है, हम जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है, हमारा नेत्र जो है वो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। तो जब कैमरे की भांति व्यवहार करता है हमारा नेत्र लेंस, तो नेत्र लेंस में हम जानते हैं कि जूम करने की क्षमता होती है। तो उसी तरह से हमारे आँखों में भी जूम करने की क्षमता यही है। और जब बुढ़ापे में क्या होता है कि यही सिलेरी मांसपेशियाँ जो है काम करना बंद कर देती हैं, तो ना ही हम नज़दीक की वस्तु को देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तु को देख पाते हैं। तो इसी कारण से उसमें हो जाता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं। ये बुढ़ापा में अक्सर होता है, क्योंकि बुढ़ापा में क्या होता है कि आप जो ये सिलेरी बॉडीज़ हैं, ये काम करना थोड़ा सा ठीक ठाक काम नहीं कर पाती हैं, और या तो ठीक ठाक काम नहीं करती हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, इनका जो कार्य होता है बिल्कुल शिथिल हो जाता है। तो ये जब दूर की वस्तु को देखना होगा तो जब ये खींचेंगे नहीं, और नज़दीक की वस्तु को देखना होगा तो जब ये प्रेस नहीं करेगा, तो हम कैसे नज़दीक और दूर की वस्तु को देख पाएंगे। तो इसीलिए बुढ़ापा में, वृद्धावस्था में हम लोगों को जरा दृष्टि दोष बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो चूँकि ये सिलेरी मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देती हैं दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं आँख की समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता का मतलब होता है कि नेत्र लेंस जब सिकुड़ता है तो उसकी फोकस दूरी कम होती है, और आँख के फोकस दूरी कम करने की जो क्षमता होती है, यानी फैलने सिकुड़ने की जो क्षमता, उसी को बोलते हैं आँख की समंजन क्षमता। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आँख का दो बिंदु होता है, एक होता है आँख का निकट बिंदु, ठीक है दोस्तों, एक होता है आँख का निकट बिंदु और एक होता है आँख का दूर बिंदु, फार पॉइंट ऑफ द आई एंड नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई। तो आँख का निकट बिंदु जैसा कि आपने पढ़ा होगा 25 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। यानी हम जैसे हमने अभी बताया कि जैसे कैमरे की तरह हमारा नेत्र लेंस काम करता है, हमारी आँख काम करती है। तो जब हम नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा नेत्र लेंस जूम होता है, यानी सिकुड़ता है। जैसे कैमरे में जूम करने की क्षमता होती है, हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं उसमें, उसका भी एक लिमिटेशन होता है दोस्तों। उसी प्रकार से हमारा नेत्र लेंस के सिकुड़ने का भी एक लिमिटेशन है, और वही लिमिटेशन होता है 25 सेंटीमीटर। यानी हम अपने खुली आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तु को देखना होगा तो हम स्पष्ट तौर पर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो ये सिलेरी मांसपेशियाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कर सकती हैं, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तु को देखने के लिए ही कर सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आँख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन आँख का दूर बिंदु का कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ से सूर्य को देख सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, हम बहुत दूर स्थित अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसीलिए आँख का दूर बिंदु होता है दोस्तों अनंत होता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं आँख के बारे में डिटेल, इसके बाद आपको अंत में चलकर कुछ प्रश्न भी आपको कराया जाएगा और आप बखूबी इसको समझेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करेंगे और शेयर भी करते जाएंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सिलेरी बॉडी एंड मसल्स क्या होता है, इसके बारे में हमको लगता है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो ये
आपका नेत्र लेंस है। और नेत्र लेंस के बाद अब क्या होता है इसके बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था नेत्र गोलक के बारे में। नेत्र गोलक जो होता है ये हमारा आई बॉल है और इस तरह से 6 मांसपेशियों पर ये टिका होता है। ठीक है, यदि पूछा जाता है कि हमारा आँख जो होता है वो कितनी मांसपेशियाँ उसको पकड़े रहती हैं तो उसकी संख्या 6 होती है। और जैसा कि हमने बताया, पहले भी बता चुके हैं कि ये जो होता है इसका व्यास, नेत्र लेंस जो कि गोला होता है, गोलाकार होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, उसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर है, पहले भी बता चुके हैं। और ये 6 इस तरह से मांसपेशियों पर ये टिका होता है बॉल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं और जलीय द्रव के बारे में हम लोग समझते हैं। जलीय द्रव क्या होता है दोस्तों? तो जलीय द्रव जो होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये आपको बताया गया कि कर्निया है, इसके ठीक पीछे परितारिका है, परितारिका के ऊपर ही ये एक लेप चढ़ा रहता है, कर्निया का उभरा हुआ सतह होता है और इसके पीछे नेत्र लेंस होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेत्र लेंस और कर्निया के बीच में सब आपको पारदर्शी द्रव भरा रहता है जो कि जल होता है और NaCl का मिश्रण होता है दोस्तों। इसमें जल एवं NaCl पाया जाता है जलीय द्रव में। इसको एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं और इसे आंसू भी कहते हैं क्योंकि यहीं आपको आंसू बन करके निकलता है। तो हमारे आँखों से जो आंसू निकलता है तो यहीं से इसी जलीय द्रव के माध्यम से निकलता है, जलीय द्रव ही होता है। ठीक है दोस्तों, और आंसू आपको देखते होंगे कि नमकीन लगता है। तो आंसू नमकीन क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि इसमें आपको हम जानते हैं कि NaCl मिला होता है। तो NaCl मिले होने के कारण, जलीय द्रव में NaCl मिले होने के कारण हमारा आंसू जो होता है नमकीन होता है, खारा लगता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? तो 1.4 होता है दोस्तों। तो 4 कह सकते हैं या 1.336 कह सकते हैं। एक्यूरेट इसका वैल्यू 1.336 है या 1.4 कह सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू 4 के तकरीबन करीब है। तो आंसू, अब पूछा जाता है कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों? तो आंसू याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसू के बारे में पूछा जाता है किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो आंसू लेक्रिमल ग्रंथि से दोस्तों स्रावित होती है। इसका स्रावण लेक्रिमल ग्रंथि से होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जलीय द्रव क्या होता है। और ये जलीय द्रव जो होता है एक्वस ह्यूमर, ये हमारे नेत्र लेंस की सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह नेत्र लेंस के आगे होता है, नेत्र लेंस के आगे होता है। और ये क्या करता है, प्रकाश, चूँकि यह पारदर्शी होता है, प्रकाश इसमें से होकर ही हमारे नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। तो इसी कारण से नेत्र लेंस की हमारी रक्षा करने का काम करता है ये जलीय द्रव जो कि पारदर्शी होता है दोस्तों। तो अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं कि आगे क्या है हमारे आँख में। तो रक्तक पटल। ठीक है दोस्तों, जैसा आप एक बात और समझ ले दोस्तों कि हमारी जो आँखें होती हैं वो 3 लेयर में बनी होती हैं। पहला लेयर, इसके बाद दूसरा लेयर, इसके बाद तीसरा लेयर। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे आँखें जो होती हैं उनमें कितना लेयर होता है, कितनी अस्तरें होती हैं उसमें, तो उसमें 3 लेयर होता है दोस्तों। 3 अस्तर में बनी होती हैं। पहला लेयर तो आपको बता दिया कि सबसे बाहरी का जो सफ़ेद रंग का होता है, इसे हम लोग श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। और ठीक उसके नीचे का जो लेयर होता है, ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो दोस्तों होता है वो काले रंग का होता है। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर है। तो सबसे बाहरी लेयर को दोस्तों हम लोग कहते हैं श्वेत पटल के नाम से जानते हैं, श्वेत पटल, क्योंकि वह सफ़ेद रंग का होता है। और उसके नीचे का यानी मध्य जो लेयर होता है दोस्तों वह काले रंग का होता है। ठीक है, काले रंग का। और इसको हम लोग मध्य वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल के नाम से जानते हैं, रक्तक पटल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बाहरी लेयर को हम लोग बोल दिए श्वेत पटल जो सफ़ेद रंग का होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आई बॉल सफ़ेद रंग का होता है, तो सबसे बाहरी जो लेयर होता है वो श्वेत पटल हो जाएगा। और उसके ठीक नीचे का जो लेयर होता है, जो मध्य लेयर, वो काले रंग का होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। ठीक है दोस्तों, और सबसे नीचे का जो लेयर होता है, सबसे नीचे का, वही दोस्तों होता है रेटिना, जिसके बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 लेयर, हमारे आँखों में 3 लेयर होता है। तो अब रक्तक पटल की बात की जाए तो रक्तक पटल जो होता है हमारे रेटिना को एवं नेत्र लेंस को खून प्रदान करता है, ब्लड प्रदान करने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम है रक्तक पटल।
रक्तक पटल हमारे पूरे आँख में ब्लड सप्लाई करता है और रेटिना को भी ब्लड सप्लाई करता है। इसीलिए इसका पहला काम है कि रेटिना को पूरे आँख में ब्लड की सप्लाई करना, ठीक है। और दूसरा कार्य इसका है कि जब हमारी आँख में प्रकाश एंट्री करता है, ठीक है, तो ये आपको चारों दिशाओं में आँख में फैल जाता है दोस्तों, ये चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। तो ये चारों तरफ फैलने से क्या होता है दोस्तों कि हमारे आँख के अंदर चकाचौंध की स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो ये यदि रक्तक पटल नहीं रहता तो हमारे आँख में प्रकाश टकरा टकरा करके परावर्तित होती रहती, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर समझेंगे कि रक्तक पटल का दूसरा काम क्या है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है। रक्तक पटल का जो दूसरा काम होता है वो हमारे आँख के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकना है, प्रकाश के परावर्तन को रोकना। तो जब प्रकाश के परावर्तन को जब रोक देता है तो हमारे आँख के अंदर चकाचौंध की स्थिति नहीं हो पाती है, क्योंकि यह काले रंग का होता है। और हम लोग जानते हैं कि काला जो रंग होता है वह श्वेत प्रकाश में पाए जाने वाले सभी 7 रंगों में शामिल नहीं होता है। इसीलिए सभी रंगों को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो ऑब्जर्व कर लेता है, जो भी प्रकाश इधर उधर जो भागता है, तो ये जो काले रंग का होता है रक्तक पटल उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिसके चलते हमारे आँख के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है और आँख के अंदर चकाचौंध की स्थिति दोस्तों नहीं बन पाती है। तो ये रक्तक पटल का ये प्रमुख कार्य था। पहला काम कि आँख को ब्लड डोनेट करना, ब्लड प्रदान करना, और दूसरा काम कि आँख के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकना। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि आगे कौन सा पार्ट होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रेटिना, रेटिना जो होता है इसको हम लोग दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं, दृष्टि पटल, इसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। और चूंकि यह कैमरे की भांति व्यवहार करता है, चूँकि हमारा आँख कैमरा की भांति व्यवहार करता है, इसीलिए इसे रील भी कहते हैं, या फिल्म। जो कैमरा में रील या फिल्म होता है जहाँ पर मतलब बनता है पिक्चर, उसी को बोलते हैं दृष्टि पटल, ठीक है दोस्तों। चूँकि हम यदि प्रोजेक्टर से कोई भी चीज़ें देखते हैं तो उसके लिए एक पर्दा का होना आवश्यक है। तो जब पर्दा होता है उसी पर पिक्चर सही ढंग से आता है। उसी प्रकार से रेटिना दोस्तों हमारा सबसे पीछे वाला भाग है। रेटिना कहाँ होता है, जो तीसरका लेयर आप देख रहे हैं ये सब आपका रेटिना है, ठीक है दोस्तों। ये तीसरका जो लेयर होता है वो रेटिना होता है दोस्तों। और रेटिना जो सबसे भीतर वाला सतह होता है, सबसे अंदर की ओर तीसरा लेयर होता है, जैसा कि हमने पीछे भी बताया था। और रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बसता है दोस्तों, तो पहला आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों तो उल्टा बनता है प्रतिबिंब। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है, और जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि हम अपने आँखों में रेटिना पर बड़ा बड़ा हम लोग चीज़ें देखते हैं, बड़ा बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, बड़ा बड़ा इमेज देखते हैं। उसका हमारे आँख के रेटिना पर जो इमेज होता है वो छोटा बनता है। बड़े बड़े बस का फिगर जो इमेज है हमारे आँखों के रेटिना बहुत छोटा बनता है। तो रेटिना जो होता है रेटिना जो होता है वो सबसे जो पीछे का लेयर होता है, तीसरा लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब आँख से प्रकाश जाती है तो जाकर रेटिना पर ही कटती है, और रेटिना पर कटती है तो उसका प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज जो होता है रेटिना पर, वो रियल इमेज बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है दोस्तों। और रेटिना को दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोग रेटिना में पढ़ते हैं कि रेटिना में और क्या चीज़ होता है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग आगे, रेटिना में आपको 2 बिंदु होते हैं, एक अंध बिंदु और एक पित्त बिंदु, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और रेटिना में ही 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक क्षण कोशिका, एक शंकु कोशिका, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको क्षण कोशिका एवं शंकु कोशिका लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है कोन सेल और ये होता है रड सेल। ये रड सेल है और ये कोन शंकु की तरह है। जितना भी देख रहे हैं आप शंकु कोशिकाएँ हैं, ये शंकु की तरह हैं, और ये जितना आप देख रहे हैं ये रड की तरह है। तो हमारे आँखों के रेटिना में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है शंकु कोशिका, ठीक है दोस्तों। तो शंकु कोशिका का कार्य क्या है?
शंकु कोशिका। तो शंकु कोशिका में पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं, ये शंकु कोशिका क्या करता है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो किस कलर का है, ये कलर की पहचान करने का काम करता है शंकु कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो शंकु कोशिका के माध्यम से ही हम रंगों की पहचान कर पाते हैं, रंगों की पहचान, ये पहला कार्य है शंकु कोशिका का। चूँकि हम लोग अपने आँख से देखते हैं किसी वस्तु का तो रंग बिरंगी वस्तु दिखती है, कोई पीला कलर का, कोई हरा कलर का, कोई दूसरे कलर का, बहुत सारे रंग कलर होते हैं। तो जिस जिस रंग की हमको दिखाई देती है वस्तु कोशिकाओं के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये पहला कार्य है रंगों की पहचान करना शंकु कोशिका का। और इसमें इसके गड़बड़ी हो जाने से किसी किसी व्यक्ति में क्या होता है कि शंकु कोशिकाओं में कमी हो जाती है, जिसके चलते हमको वर्णांधता नामक रोग होता है। वर्णांधता, ये आपको कलर विजन भी इसे कहते हैं या कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस। और ये जो होता है एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, एक्स क्रोमोसोम के आधार पर ही कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्णांधता नामक रोग जो होता है अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक्स रोग है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। और जिस व्यक्ति में इन शंकु कोशिकाओं में कमी आ जाती है तो उनको लाल रंग की पहचान और हरे रंग की पहचान खास तौर पर नहीं हो पाती है। लाल रंग हरा कलर का दिखाई देता है और हरा रंग जो होता है वो लाल कलर की दिखाई देता है दोस्तों। तो ये गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए जब आप रेलवे का ड्राइवर बनने के लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी मतलब सैनिक की बहाली में जाते हैं, सेना की बहाली में, तो आपको ये आँख चेक किया जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, कलर विजन तो नहीं है। यदि आपको कलर विजन रहेगा और आप जो है ट्रेन चलाने के लिए कहा जाएगा तो ट्रेन लाल एवं हरा कलर पर ही चलता है, सिग्नल पर चलता है, और लाल वाला आपको हरा दिखाई देगा, हरा वाला लाल दिखाई देगा, तब तो बढ़िया से आप ट्रेन चला लेंगे। इसीलिए आप कितना भी पैसा देते रह जाएंगे किसी को कि हमारा किसी तरह से हो जाए, लेकिन कलर विजन आपको रहेगा तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको सेलेक्ट कर सकता है। तो ये होता है वर्णांधता नामक रोग। और यही इसमें एक और रोग होता है वर्णांधता का ही, डाल्टोनिज्म नामक रोग होता है। ठीक है, ये वर्णांधता का ही, कलर ब्लाइंडनेस का ही दूसरा फॉर्म होता है। ये जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है आँख में, तो उसको लाल कलर तो बिल्कुल नहीं दिखता है, उस व्यक्ति को लाल कलर आपको नहीं दिखता है जिसको डाल्टोनिज्म हो जाता है रोग। और वर्णांधता में लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। और ये सब कारण है तो सब शंकु कोशिका के कारण होता है। तो शंकु कोशिका हमारे नेत्र में, हमारे रेटिना में पाई जाती हैं। दो तरह की कोशिकाएं, क्षण कोशिका एवं शंकु कोशिका। तो शंकु कोशिका का काम है कि हम जिस वस्तु को देखते हैं वो किस कलर का है, रंगों की पहचान करना। और ये शंकु कोशिकाओं में कमी हो जाने के कारण हमारे आँख में वर्णांधता नामक रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब हमको सभी रंगों की पहचान करने की क्षमता नहीं हो पाती है। यह एक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। और यह इसमें लाल रंग हरा दिखाई देता है, हरा रंग लाल दिखाई देता है। और इसी का ही दूसरा फॉर्मेट है डाल्टोनिज्म। ये भी एक रोग है नेत्र लेंस का, जो कि इसमें लाल रंग आपको कभी दिखाई नहीं देती है दोस्तों। क्षण कोशिका का कार्य क्या है? तो क्षण कोशिका, शंकु कोशिका के बारे में समझ गए, लेकिन क्षण कोशिका का हमारे आंखों में काम क्या है? तो क्षण कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम अंधे होंगे, यदि सपोज दैट मान लिया जाए कि एक अंधा व्यक्ति है, तो अंधा व्यक्ति कभी भी रास्ते में अकेले नहीं चल सकता है, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो ब्लाइंड है, यानी अंधा है। लेकिन हम जो तो अंधे नहीं हैं, लेकिन हम सड़कों पर चलते हैं, अचानक बिजली चली जाती है, सड़कों पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन तब पर भी चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं? तो ऐसा संभव हो पाता है किसके कारण? तो क्षण कोशिका के कारण। यानी क्षण कोशिका का कार्य है कि हमको अंधेरे में भी चलने में अनुभूति प्रदान करना। ये हमको अंधेरे में चलने में अनुभूति प्रदान करती है। और जिस व्यक्ति में किसी विटामिन वगैरह की कमी के कारण, खनिज पोषक तत्व के कमी के कारण, खास तौर पर विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है, ये क्षण कोशिकाएं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, ठीक है, उसमें कमी हो जाती है, तो अब हमको रतौंधी नामक रोग होता है।
रतौंधी हमारे आँखों में बीमारी हो जाती है, रतौंधी रात में नहीं दिखता है दोस्तों। तो ये किसके कमी से कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और यह इसका कारण क्या है कि विटामिन वगैरह की कमी जब हो जाती है तो हमारा रॉड सेल थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, जिसके चलते हमको रात में दिखता नहीं है। क्योंकि हमको रात में दिखने का काम करता है, अंधेरे में चलने का काम कराता है, तो रॉड सेल के माध्यम से, छड़ सेल के माध्यम से ही होता है। और एक पॉइंट और है कि आप उल्लू को देखते होंगे कि रात में आपको दिखता है उल्लू को। तो उल्लू को रात में क्यों दिखता है? क्योंकि उल्लू का जो रॉड सेल है जो रेटिना में, उसका मजबूत होता है, जो कि इसीलिए उल्लू रात में आसानी से चल पाता है, आसानी से देख पाता है दोस्तों। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप रेटिना में जो दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, छड़ कोशिका एवं शंकु कोशिका, उसके बारे में आप बखूबी जान गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों कि आगे वाला पार्ट क्या है हमारे आँख में। तो अब देखते हैं कचाव द्रव। ठीक है दोस्तों, तो कचाव द्रव देखने के लिए ये आप देख रहे हैं नेत्र लेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हैं नेत्र लेंस है दोस्तों, और नेत्र लेंस, और ये हो गया आपका रेटिना। ठीक है दोस्तों, तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है दोस्तों। ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं, सब पारदर्शी द्रव है। इसका भी अपवर्तनांक 1.336 या कह सकते हैं लगभग 1.4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितना भी है लगभग ये 80% आँख का जो भाग होता है वो कचाव द्रव से भरा पड़ा हुआ है। ये भी एक पारदर्शी द्रव है। ठीक है दोस्तों, और 80% आँख का भाग है। ये आँख का जो गोलाकार स्थिति है, आँख जो गोल होता है, तो इसी कचाव द्रव के कारण ही होता है। यदि किसी कारणवश हमारे आँख में चोट लग जाए तो और कचाव द्रव निकल जाए हमारे आँख से बाहर, तो जो गोल आकृति हमारा आँख का है, जिसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं, वो गोल आकृति नहीं रह पाएगी, वो आँख हमारा पिचक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 80% जो आँख का भाग होता है वो कचाव द्रव से भरा पड़ा होता है। सब कचाव द्रव से भरा हुआ है, जो कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में ये सब भरा होता है। इसका अपवर्तनांक इतना होता है। और चूँकि जलीय द्रव यहाँ पर होता है दोस्तों ना, दो तरह के तरल पदार्थ हमारे आँख में पाए जाते हैं। एक को हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं और एक को आपको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक होता है जलीय द्रव, जो यहाँ पर आपको उसमें जल एवं सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है और यह नेत्र लेंस को मजबूती प्रदान करता है। और एक होता है तरल पदार्थ कचाव द्रव, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इसका काम है रेटिना की सुरक्षा प्रदान करना। ये रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यह नहीं रहेगा तो हमारा नेत्र और रेटिना एक में आकर के चिपक जाएगा और आँख को गोल आकृति प्रदान करने का काम भी करता है कचाव द्रव। ठीक है दोस्तों, तो कचाव द्रव के बारे में आप लोग बखूबी जान गए होंगे कि कचाव द्रव क्या होता है और कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये पित्त बिंदु, अब थोड़ा सा हमने पहले भी बताया कि रेटिना में दोस्तों दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक छड़ कोशिका, एक शंकु कोशिका। इसके बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन रेटिना में ही दो तरह के बिंदु पाए जाते हैं। एक पित्त बिंदु के नाम से इसको जानते हैं और एक होता है दोस्तों अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु। पित्त बिंदु को हम लोग येलो स्पॉट कहते हैं, जैसा कि इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, येलो स्पॉट। और अंध बिंदु को बोलते हैं दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट। तो ये दो तरह की जो पॉइंट होते हैं हमारे रेटिना में, तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारे आँख में प्रकाश प्रवेश करती है तो जाकर के जहाँ पर कटती है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी रेटिना पर जाकर कटती है। जब तक रेटिना पर प्रकाश जाकर कट रहा है तभी तक हमारे आँख में कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस दिन किसी कारणवश रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमारे आँख में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब पित्त बिंदु कहाँ होता है दोस्तों? तो पित्त बिंदु रेटिना, तो दोस्तों यहाँ से लेकर ये सब रेटिना ही है, लेकिन रेटिना पर यदि रेटिना का वह भाग, बीच वाला भाग जो पीले कलर का होता है, जैसा कि इसके नाम में है पित्त, येलो, तो हमारे रेटिना में ठीक बीच वाला जो भाग होता है दोस्तों वो पीले रंग का होता है। ठीक है, उसी को पित्त बिंदु कहते हैं। और वहाँ पर यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो सबसे स्पष्ट बनता है। तो यदि हमको देखना होगा सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब, तो उसको हम लोग बोलते हैं पित्त बिंदु। कहाँ होता है? रेटिना पर। और रेटिना में कहाँ होता है? तो बीच में होता है दोस्तों। और रेटिना के बीच में जो पित्त बिंदु होता है और हमको सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब देखना होता है दोस्तों, तो पित्त बिंदु के ही ठीक बीच में, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे खाली स्थान,
जहाँ पर ये एरो का चिन्ह गया है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये कर्व है, यहाँ पर जो यही पित्त बिंदु है। अब पित्त बिंदु के ठीक बीच में, पित्त बिंदु के ठीक बीच में दोस्तों ये होता है फोबिया, या सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड्स। इसको केंद्रीय गर्तिका भी के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय गर्तिका, केंद्रीय गर्तिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो और सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो पित्त बिंदु के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि पित्त बिंदु होता क्या है। तो हमारे रेटिना के ठीक बीच में एक पीले रंग का भाग होता है, उसी को हम लोग पित्त बिंदु के नाम से जानते हैं। यदि रेटिना पर इधर उधर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों तो स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेकिन जब पित्त बिंदु पर बनता है तो अच्छा और क्लीन प्रतिबिंब बनता है, साफ सुथरा बनता है, बिल्कुल स्पष्ट हमको दिखाई देता है। और स्पष्ट हमको यदि प्रतिबिंब देखना है तो पित्त बिंदु के ही ठीक बीच में फोबिया सेंट्रोइड्स होता है, वहाँ पर जब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो सबसे बेस्ट प्रतिबिंब बनता है। यानी उसको पैनी नज़र, जैसे आप बंदूक चलाते हैं ना, बंदूक में निशाना लगाया जाता है या तीर का निशाना लगाया जाता है, तो ले आकर रेटिना को फोबिया पर टिकाया जाता है, यानी पैनी नज़र से हम उसको देखते हैं और ठीक निशाना उस पर लगाते हैं दोस्तों। तो यही होता है, यानी सबसे सटीक और सबसे बेस्ट प्रतिबिंब यदि बनता है तो पित्त बिंदु पर, और पित्त बिंदु के बीच में जो फोबिया सेंट्रोइड्स होता है वहाँ पर यदि बनता है तो सबसे बेहतर और सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे कि पित्त बिंदु क्या होता है। अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं कि इसका जो अगला पॉइंट है वो क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको समझने के लिए हम लोग आते हैं अगला पॉइंट पर। आप देख रहे हैं अंध बिंदु, ठीक है दोस्तों। अंध बिंदु के बारे में हम लोग समझेंगे। अंध बिंदु क्या होता है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि हमारे रेटिना में दो प्रकार के मतलब पॉइंट पाए जाते हैं। कि येलो स्पॉट के बारे में आपने बखूबी समझ लिया। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है दोस्तों। तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, यहाँ पर हम जैसा कि बताया कि रेटिना होता है, तो रेटिना में जहाँ पर रेटिना को छेद करके दृष्टि पेशियाँ, ये दृष्टि पेशियाँ हैं जिसको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे अभी। तो ये दृष्टि पेशियाँ जहाँ पर जिस स्थान पर रेटिना को छेद करके हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश, पड़ने वाले प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए उसका नाम दिया जाता है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो जनरली दोस्तों आपका रेटिना में दो बिंदु होता है, एक पित्त बिंदु और एक अंध बिंदु। पित्त बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, और अंध बिंदु क्या होता है कि जहाँ पर रेटिना को छेद करके दृष्टि पेशियाँ प्रवेश करती हैं हमारे मस्तिष्क में, तो वहाँ पर पड़ने वाले प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ तक प्रकाश जा ही नहीं पाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है दोस्तों। तो ब्लाइंड स्पॉट और पित्त बिंदु के बारे में आप लोग बखूबी समझ लिए। अब हम लोग अगला पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, ऑप्टिक नर्व। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हमें अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो वास्तविक तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है। वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों तो उल्टा बनेगा। तो हमारे रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है कहने का मतलब, लेकिन हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सीधा देख पाते हैं। तो ऐसा क्या कारण कि हमारे आँख पर प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है तो हम लोग सीधा कैसे देख पाते हैं। तो यह कारण है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना, यहाँ प्रतिबिंब बनता है तो ऑप्टिक जो नर्व्स होता है, दृष्टि पेशियाँ या प्रकाशीय तंतु भी से कहते हैं, ये तुरंत जाकर के हमारे मस्तिष्क को सूचना देता है, जिसके चलते मस्तिष्क उसको क्या करता है, सीधा अनुभव कर लेता है, इमेज को सीधा अनुभव कर लेता है। तो हमारे रेटिना पर बने वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब की सूचना दृष्टि पेशियों का काम है कि हमारे रेटिना पर बने वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देता है और मस्तिष्क उस वस्तु को सीधा अनुभव कर लेता है। यही दृष्टि पेशियों का कार्य है। यदि दृष्टि पेशियाँ ऑप्टिक नर्व न रहे तो हम किसी वस्तु को सीधा नहीं देख पाएंगे दोस्तों। तो हमको मतलब बखूबी आप समझ लिए होंगे कि दृष्टि पेशियाँ क्या है। अब आते हैं अगला पॉइंट में कि अगला पॉइंट क्या होता है। अब और महारानी जी आ गई, मिसेज ऐश्वर्या राय जी, ठीक ना। इनको इसलिए लाया गया है क्योंकि ये महारानी जी नेत्रदान भी कर चुकी हैं ना, और इनका आँख भी बहुत सुंदर है,
यानी परितारिका जो ब्लू कलर का होता है। तो हमारा आँख के बारे में हम लोग सभी पार्ट को पढ़ लिए। तो आँख के जो ऊपर का जो भाग है, जो उसको पलक कहते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग खाना बना लेते हैं और खाना बना करके उसको नहीं ढकेंगे तो दूषित हो जाएगा बाहरी रासायनिक प्रभावों से, धूल कण से, ठीक है, जीव जंतु से क्या होगा, वो दूषित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा आँख है। जब ईश्वर ने हमारे आँख का निर्माण किया तो ऊपर से पलक बना दिया, ये तो हमारा आँख बन गया। लेकिन जब पलक नहीं रहेगा तो हम ऐसे ही रहेंगे तो हमारे आँखों में बहुत सारे धूल कण जा सकते हैं, रासायनिक प्रभावों से हमारे आँख नष्ट हो सकता है, ठीक है। तो धूल कण एवं बाहरी रासायनिक प्रभावों से हमारे आँख की रक्षा प्रदान करने के लिए ये पलक बनाया गया है, जो कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, ये ईश्वर द्वारा, ईश्वर का देन है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि क्या इससे रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। हम लोग आँख के सभी भागों के बारे में पढ़ लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप शेयर करते जाइए, लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न 2-4-10 को कर लेते हैं कि पहला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि नेत्र प्रदान करते समय नेत्र प्रदाता के आँख से क्या निकाला जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको निकाला जाता है, तो आपको पहले ही बता दिया गया कि परितारिका तो नहीं निकाला जाता है। जो आँख का सबसे ऊपरी परत होता है दोस्तों, ठीक है, आँख का जो सबसे ऊपरी परत होता है कर्निया, तो कर्निया ही निकाला जाता है नेत्र प्रदान करते समय, जिसमें रक्त की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आपको एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कैमरा और हमारा आई ये लगभग सेम कार्य करता है। तो कैमरे में कौन सा चीज़ है जो हमारे आँख में उसके समान कार्य करता है, थोड़ा सा यहाँ पर हमने लिस्ट एक बना दिया है। कैमरे में जो फिल्म का काम करता है, जो रील होता है, जहाँ पर जिस भाग पर पिक्चर बनता है, तो ये कैमरे में फिल्म या उसको रील कहते हैं, लेकिन हमारे आँख में वही कार्य रेटिना करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें प्रश्न दिया है कि आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है दोस्तों, तो फिल्म जैसा काम करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो डायफ्राम होता है, जिसको हम लोग एडजस्ट करते हैं पिक्चर को आगे पीछे करके, तो वही काम है आइरिस का। यानी डायफ्राम जो होता है वो आइरिस होता है, क्योंकि हमारा आइरिस भी क्या होता है, वृत्तीय गोलीय होता है, स्वतः सिकुड़ता फैलता है, जैसा उस पर जैसे प्रकाश पड़ेगा उसके हिसाब से वो एडजस्ट होता है। तो डायफ्राम का काम करता है आइरिस। इसके बाद अपर्चर क्या होता है, अपर्चर का मतलब कि जहाँ से प्रवेश द्वार उसको बोलते हैं, जहाँ से कैमरे में प्रकाश प्रवेश करता है, उसी प्रकार से हमारे आँखों में प्यूपिल होता है, पुतली, जो आपको बीच में आपको बताया गया था कि जो हमारा काला वाला जो भाग आप देख रहे हैं उसके बीच में जो छिद्र होता है, जिसको पुतली कहते हैं, और इसी से प्रकाश हमारे आँखों में क्या करता है दोस्तों, एंट्री करता है। तो अपर्चर जो होता है कैमरा में, वो हमारे नेत्र में क्या होता है, प्यूपिल होता है। और जो कैमरा में लेंस होता है, ठीक है, तो हमारे आँखों में होता है आई लेंस, जिसको नेत्र लेंस कहते हैं। और नेत्र लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसको समझ लिया। अगला प्रश्न पर दोस्तों हम चलते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को बार बार देख करके आप समझ सकते हैं। इसके बाद है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है। तो अभी हमने आपको बताया कि वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर कहाँ बनता है दोस्तों, तो रेटिना पर बनता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कर्निया सबसे उभरा हुआ सतह होता है, सबसे बाहरी सतह, पुतली जहाँ से प्रकाश एंट्री करती है, आइरिस जो काला वाला भाग हमने अभी बताया, ठीक है, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। लेकिन हमारे नेत्र में कौन सा भाग है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह रेटिना। कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा। तो अभी कई बार हमने आपको बता दिया कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, अब वस्तु से क्या बनता है दोस्तों, छोटा बनता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न आपको है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। इसके बारे में हम चर्चा किए थे दोस्तों कि आँख जो नेत्र लेंस होता है, यह पश्चमाभी पेशियों, सिलेरी जो मांसपेशियां होती हैं उस पर टिका होता है, और सिलेरी मांसपेशियां जब इसको
ऊपर की तरफ खींचती हैं तो नेत्र लेंस पतला होता है, जब प्रेस करती हैं नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो ये क्या होती हैं, ये दबती हैं, तो इनका फोकस दूरी क्या होता है, कम हो जाता है दोस्तों। तो हमारा नेत्र लेंस जो होता है वो सबसे नज़दीक की वस्तु 25 सेंटीमीटर को देख सकती है, और दूर को देखने के लिए अनंत है दूर, तो हम यहाँ से सूर्य, तारों को, चंद्रमा को देख सकते हैं। तो दूर देखने के लिए हमारा आँख का जो दूर बिंदु होता है अनंत होता है, और निकट जो बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो जरा दृष्टि दोष है तो ये तो होगा नहीं, निकट दृष्टि दोष ऐसा होगा नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष ऐसा होगा नहीं, ये समंजन क्षमता है जो अभी हमने बताया कि जो सिलेरी मांसपेशियां होता है नेत्र लेंस को प्रेस करके या ऊपर खींच कर उसको पतला या मोटा करती हैं और सामंजस्य बैठाती हैं। तो यहाँ पर समायोजित किया जाता है किसके द्वारा, तो समंजन क्षमता के द्वारा, जो सिलेरी बॉडीज होती हैं, सिलेरी मसल्स, उनके द्वारा दोस्तों। तो अब जो है आगे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्योंकि हमारे आँख पर जो प्रकाश पड़ता है उसको नियंत्रित करने का काम तो परिचारिका करता है, ठीक है, लेकिन हमारे आँख में जो प्रकाश प्रवेश करती हैं तो उसको एडजस्ट करने का काम पश्चमाभी पेशियाँ करता है, क्योंकि वही नेत्र लेंस को सिकुड़ाता है, फैलाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें चूँकि परिचारिका आपको ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पश्चमाभी पेशियाँ हैं, ठीक है। पश्चमाभी पेशियों का काम है कि नेत्र लेंस को प्रेस करके या उसको आगे खींच करके प्रकाश की मात्रा को, प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है दोस्तों।